और नोट्स भी साथ साथ आप लोग तैयार करते जा रहे होंगे। कल एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम जौहर जो है वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में भी था, तो ये राजपूतों के टाइम में कहाँ से आया? मुझे लगता है कईयों को गलत फहमी है कि जौहर नाम का कोई आदमी या औरत थी। जौहर कोई आदमी या औरत नहीं था, जौहर बेसिकली एक प्रथा का नाम था। जैसे हमारे यहाँ सती प्रथा सुनी है ना आप लोगों ने, तो ऐसे ही जौहर की एक प्रथा थी। और सती प्रथा तो होता है भाई, एक हस्बैंड मर गया, उसकी वाइफ को उसके साथ जलना पड़ता था, जिंदा औरत को, वो तो इक्के दुक्के के साथ था। लेकिन जौहर प्रथा में क्या होता था, एक बड़ा सा अग्नि कुंड बना लेते थे महल के अंदर। जैसे अटैक होता था ना भाई, बाहर के विदेशी लोग अटैक कर रहे हैं तो सारे दरवाजे बंद, महल में ना ये था कि पूरा शहर बच सकता था, और ढेरों चीजें इकट्ठी करके पहले भर लेते। दीवारें बहुत ऊंची होती, तब कोई साधन तो थे नहीं, तो दीवारों को ऊंची ऊंची दीवारों पे बड़े बड़े गेट लगे होते भारी भरकम, उनको बंद करके और आराम से अंदर बैठे रहते। बाहर आने वाला आदमी 3 महीने 4 महीने पड़ा रहेगा, जब खाने का सामान खत्म होगा अपने आप लौट जाएगा। तो उस जब ये लड़ाई का टाइम आता ना, तो अपनी सेफ्टी के लिए भाई, घर परिवार की जो औरतें थी उनकी सेफ्टी के लिए लड़ाई के दौरान एक बहुत बड़ा, मान लो 500-700 मीटर लंबा एक बहुत भारी भरकम सा गड्ढा बना देते, और इस गड्ढे में ना अंदर जलता हुआ कोयला हर टाइम 24 घंटे तैयार रखते। उस कोयले में इतनी ज्यादा आग होती, भभक रही होती पूरी, जैसे जलती हुई भट्टी मान लीजिए, कि अगर कभी भी गड़बड़ हो, मान लीजिए किले को वो ढहा दें, उसकी दीवार तोड़ दें और किसी तरह वो अंदर घुसा है, तो उस कंडीशन में आदमी को तो मार ही डालेंगे। तो जब ऐसी स्थिति आएगी ना, तो औरतें अपनी मर्जी से सारी भाग के इकट्ठे होकर और अपने आप इस अग्निकुंड में कूद जाती। इसे कहते थे जौहर प्रथा। तो जौहर का एग्जाम्पल सबसे पहले हमने देखा था जब सिंध के राजा दाहिर की पत्नी ने, दाहिर था ना सिंध का राजा, मोहम्मद बिन कासिम ने जब अटैक किया 17 साल के उस लड़के ने, तो दाहिर की पत्नी ने सबसे पहले जौहर का एग्जांपल दिया था कि वो अग्निकुंड में कूद गई थी। फिर ये एक प्रथा चल पड़ी, और राजपूतों में तो खास ये प्रथा जानी जाती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया कि जौहर प्रथा का पालन किया राजपूताना महिलाओं ने। अब इसके लिए भी सोचो कितनी हिम्मत चाहिए कि जलती हुई अग्नि की भट्टी में आपको अपने आप को फेंक देना है, कूद जाना है। तो ये जौहर एक प्रथा का नाम है, कोई इंसान नहीं है। जो कई बच्चों को कल कंफ्यूजन था, वो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि जौहर किसके टाइम पे टिक करना है, तो आदमी नहीं है, ये प्रथा का नाम है। ये सदियों चलता रहा, बहुत लेटेस्ट स्टेज में जाके ये बंद हुआ। चलिए, कल हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी का लगभग कंप्लीशन पे बात आ गई थी, और अब अलाउद्दीन खिलजी के बस छोटे मोटे से फैक्ट्स रह गए हैं जिनको हम आज पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दूं, उसके बाद स्लाइड्स पढ़ाऊंगी, फिर अगले वंश के पास पहुंचेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी के एक तो बहुत अच्छी 2 चीजें अगर मैं कहूं तो इनका बेस्ट था बाजार नियंत्रण। इनका जो मार्केट पे पकड़ मजबूत बनाई ना इन्होंने, कि हर चीज एमआरपी से ज्यादा नहीं बिक सकती, कोई गलत बेचेगा तो उसके शरीर का अंग काट लिया जाएगा, मांस निकाल लिया जाएगा। इन सब के कारण उनके पूरे राज्य में लोगों के मन में ये एक फ्री हो गए वो, कि कहीं पे रेट जितना मिल रहा है राजा द्वारा तय किया हुआ है, इसमें ना कम माप के कोई हमें कम तोल के देगा और ना कोई रेट ज्यादा लगा पाएगा। तो काफी हद तक दिमागी तौर पर अब हम लोग देखिए, आज मार्केट में जाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है आप कोई सामान लाते हैं, सेम वही सामान दूसरा आदमी सस्ता ले आता है, तो लगता है ना कि यार हमें लूट लिया और हमें जो है 200 400 500 रुपए फालतू ले लिए। कभी अगर आप जाते हैं, दूसरा कहता है मुझे 800 का मिला, तुम्हें 500 का मिल गया, तो तुम्हें खुशी होती है कि मेरे 300 रुपए मतलब बच गए। अब ये जो चीजें हैं ना, ये इसलिए हैं क्योंकि इंडिया में मार्केट में कोई सेम रेट है ही नहीं, जिसका जो मना है। खासकर जो इस तरह की चीजें जैसे कपड़े हैं, तो इनका फिक्स रेट है ही नहीं, वो कम कमा लेते हैं, ज्यादा कमा लेते हैं, उसके टैग को उसको हटा के कितना ही लगा दें। तो इस तरह का उस टाइम पे बाजार पे नियंत्रण बना लिया, जो कि बहुत कामयाब इसका एक स्टेप था। दूसरा एक इसका अच्छा स्टेप था, इसने सेना जो बनाई ना अपनी, वो स्थायी परमानेंट बनाई, केंद्रीय सेना, राजा की सेना, राजा जिस पे चाहे चढ़ाई करके और उसका खात्मा कर दे। इससे पुराने राजाओं के पास अपनी पर्सनल सेना नहीं थी, वो हर तरह से तुर्क अमीरों और सरदारों पर डिपेंड थे। तुर्क अमीर और सरदार 500 700 800 1000 2000 की सेना रखते, 4 इकट्ठे होकर 20,000 इकट्ठे करके सैनिक, और फिर राजा कोई मार डालते। तो इसने अपनी पर्सनल राजा की सेना, केंद्रीय सेना का गठन किया। इन दोनों स्टेप्स के कारण ये लंबा टिक पाया, विद्रोह कम हुए, बाजार पे नियंत्रण रहा, कम सैलरी में भी सबका जो है आराम से घर परिवार चलता था। और ऐसी ही चीजों में फिर जनता के लिए इसने क्या किया, आज वो देखते हैं। इसने 2 तरह के नए टैक्सेस बना दिए जो सबको देने थे। एक का नाम था घरई कर और एक का नाम था चरई कर। अब ये क्या है? घरई कर आप आज भी भरते हैं। आप आज भी अगर शहरों में रहते हैं तो हाउस टैक्स भरना पड़ता है, प्रॉपर्टी टैक्स भरना पड़ता है, वेल्थ टैक्स भरना पड़ता है। आपके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी आपके ऊपर टैक्स लगेगा। हर एक गज का, पैमाइश का सब कुछ मेंटेन्ड है सरकारों के पास। तो जो ये इस तरह के लोग हैं जिनका यही मेन कामकाज है, जैसे पटवारी है या इसी फील्ड के आगे के अधिकारी हैं, या वही बात है कि आधे लोग इस बात को मानते हैं, गाँव में नहीं देते, लेकिन जो प्रॉपर तरीके से चलती हुई राजधानी और शहर है ना, वहाँ ये सब आपको तरीके से भरना पड़ता है। तो इसने उस टाइम पे घरई कर लगाया कि जिसके पास प्रॉपर्टी है, जिसके पास घर है, वो टैक्स दो। चरई कर क्या था? ऐसा लग रहा है सुन के कि चारे पर होगा, ये था जानवरों पर, लेकिन उन जानवरों पर जो दुधारू थे, जो दूध देते थे। तो दूध अगर घर में कोई मान लीजिए किसी ने 5 भैंस बांध रखी हैं, 4 बांध रखी हैं और वो दूध दे रही हैं, तो राजा ने कहा कि तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि तुम कमाई कर रहे हो। तो अपनी भैंस है, अपने खर्चे से बांधनी है, लेकिन आपका हिस्सा आपको देना पड़ेगा राज्य के विकास के लिए। तो घरई कर हर एक आदमी को, जिसके पास घर तो सबके पास ही होगा ना, और चरई कर उनको जिनके की दूध देने वाले पशु बंधे हुए हैं। अगर पशु दूध नहीं देते तो चरई कर नहीं देना था। तो ये मान लो कि जिसके पास गाय भैंस बकरियां थी ना, वो दूध देती थी, तो उसको टैक्स देना था कि मैं राजा को टैक्स दूं, उस टैक्स से राजा अपनी सेना को बढ़ा लेगा। तो ये 2 तरह के कर थे, आम जनता पे लगाए गए, घरई कर और चरई कर। जो ये अलाउद्दीन खिलजी है, इसने देखा कि लोग ना बड़ी गड़बड़ करते हैं, जिसको मैं भेजता हूं उसी को घूस खिला के और अपना जो रेवेन्यू, जो ये टैक्स देना देते ही नहीं। तो इसने खास पद बनाया, उसका नाम इसने रखा दीवाने मुस्त खराज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवाने मुस्त खराज। दीवाने तो सबके नाम में लगता ही था, यानी हेड एक ऐसे डिपार्टमेंट का जिसका काम था टैक्स इकट्ठा करना। टैक्स चोरी तब भी करते थे लोग, अब भी करते हैं। कहीं ना कहीं इस टाइम पे टैक्स देने का फायदा यह था कि राजा काम कर देते थे। आज हालत यह है कि कितना ही टैक्स दो, अब आप देखो ना, आप लोग अननोइंगली, बिना कमाते लोग भी पता नहीं कितना टैक्स भर रहे हो।
जो ये आपने ऐप लिया है ना, ये ऑनलाइन जो जितना कुछ हुआ है, इस सब पे टैक्स दिया गया है, इन सब पे टैक्स लगता है हर काम पे। ये टैक्स सरकार के खाते में जाता है। उस टैक्स के पैसे से सरकार क्या करती है क्या नहीं करती, ये आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है कि टैक्स का इतना पैसा कहां चला जाता है। इंडिया की इतनी बड़ी आबादी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा दे रही है, सदियों से देती आ रही है, लेकिन जैसे ही आपदा आई तो सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास तो 2 महीने खाने लायक भी पैसे नहीं है। तो इतना टैक्स गया कहां जो इंडिया के लोगों ने इतने सालों से दिया। और जब मोदी जी की सरकार 2014 में आई तो उन्होंने अगले ही साल दावा किया था, याद करना, कि हमने टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ानी है, और फिर जीएसटी इंट्रोड्यूस करके लाखों लोगों को इसमें टैक्स के इसमें स्लैब में शामिल कर लिया। यानी कितना अरबों खरबों रुपया महज कुछ सालों में इकट्ठा तो हुआ होगा ना, अगर टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ी है। जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी कर दिया हर दुकानदार के लिए, हर आदमी के लिए जो किसी भी फॉर्म में या तो सर्विस दे रहा है या सामान बेच रहा है। तो हर एक दुकान के बाहर देखना एक नंबर लिखा होता है नीले नीले से अक्षरों में, वो जीएसटी नंबर है, और उसमें फिर चोरी नहीं कर सकते। ऑनलाइन सारे काम हो गए, ऑनलाइन ऐसे को ये दिखाई नहीं सकते कि नहीं आया। तो आज भी हम लोग टैक्स देते हैं, तब भी लोग टैक्स देते थे, लेकिन टैक्स का फायदा देखो, जनता को बाजार पे नियंत्रण उस टाइम के सल्तनत के सुल्तान करके देते थे। जनता को ये फ्रीडम थी, आजादी थी कि वो बिल्कुल आंख बंद करके सामान खरीद ले, ना कम तोला जाएगा और ना ज्यादा पैसा लिया जाएगा। आज मार्केट पे सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सुविधाओं की बात करें तो सरकार की क्या, आप ये देखो कितने गुंडे और किस तरह के लोग हैं। हर टाइम हर आम आदमी डरता है, कभी कहीं कोई जेब काट लेगा, कभी कोई चेन छीन लेगा। इनकी जिम्मेदारी थी कि अगर ये टैक्स लेते थे तो ये लोगों की सिक्योरिटी की गारंटी देते थे। ये एक ऐसी सेना तैयार करते थे कि लोगों के मन में, जो घटिया लोग हैं, चोरी चकारी करते हैं, उनके मन में दहशत रहे कि अगर पकड़े गए ना तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यानी सरकार पैसा लेके लोगों को सुविधाएं देती थी। आज कहां है वो सुविधाएं? आज कोई सुविधा नहीं। कोई भूखा मरता हो मरे, कोई बीमार होकर मरता हो मरे, सरकार को क्या मतलब है? तो टैक्स तो यहां भी थे, ऐसा नहीं टैक्स नहीं थे, लेकिन उसके बदले सुविधाएं थी। दीवाने मुस्त का राज क्या था? अब कोई कुछ नहीं लिखेगा ना, मैं देखूंगी लिखते रहें कोई कुछ भी। मुझे ये जब मैं पढ़ाती हूँ ना, कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं, उनका पढ़ने में बिल्कुल ध्यान नहीं है। सिर्फ इनको सुनो, वरना कल तुम्हें ये समझ में नहीं आएंगे। दोबारा नहीं रिपीट कराऊंगी, बहुत डिटेल से पढ़ा रही हूँ। रोज सिर्फ एक राजा के बारे में बताती हूँ, पूरी उसकी हिस्ट्री, जो जो उसने किया। अब भी जिनको समझ नहीं आया, फिर उनका कोई उपचार नहीं है, फिर कुछ नहीं हो सकता। अब सब लोग लिखना बंद कर दो। ये कोई सोशल साइट नहीं है कि कोई तुम्हें नोटिस कर रहा है कि तुम लिख रहे हो, कोई नहीं देखने वाला। सामने सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दो। दीवाने मुस्त खराज, खराज बेसिकली एक टाइप का टैक्स है। 4 तरह के कर थे, जजिया, जकात, खुम्स, खराज। मैं एक दिन ये चारों बताऊंगी, आज सिर्फ मेन की बात करें। खराज भूमि कर था, जमीन पर लगता था, और भूमि ही तो सब कुछ पैदा करती है। उस टाइम तो मेन काम का शाही खेती बाड़ी। तो भूमि कर, भूमि की पहले पैमाइश करवाई इसने, भाई कहां बढ़िया तगड़ी जमीन है, बढ़िया खेती होती है, और कहां बंजर टाइप की है, कम खेती होती है। सारी पैमाइश करा के फिर उसकी जितना निकलता है ना प्रोडक्शन, उसके हिसाब से इसने टैक्स डिसाइड कर दिए। यानी कितना प्लान्ड तरीके से इसने काम किया, और इसने एक हेड बना दिया, दीवाने मुस्त खराज। खराज ना एक टैक्स का नाम है जो भूमि पे लगता है, तो इससे याद करना आसान रहेगा, वरना मुस्त खराज तुम ढूंढते रहोगे किसका नाम है। मुस्त खराज एक पोस्ट है, इस पोस्ट पर जो बैठेगा वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मुखिया होगा। तो इसने रेवेन्यू पे मेन काम किया। तो ये पोस्ट किसकी देन है? अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है, घरई चरई कर, सेना स्थायी बनाई, बाजार नियंत्रण किया। इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। इसने कहा भूमि कर जितना टोटल प्रोडक्शन है ना, इसका 50% मुझे दो। अगर किसी आदमी ने 100 टन गेहूं उपजा लिए तो 50 टन वो राज्य को देगा। किस खुशी में देगा? क्योंकि राजा उसकी सिक्योरिटी की गारंटी ले रहा है। वो 50 टन जो है ना, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई कुछ तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं होगा, तुम्हें सुविधाएं दी जाएंगी, तुम सेफ हो, तुम सिक्योर हो। तो इसके बदले कुछ ना कुछ तो चाहिए। सरकार कहां से मेंटेन करेगी सारे खर्चे? तो राजा 50 टन उससे ले लेगा। किसी ने 500 टन पैदा किया तो 250 टन वो राज्य में देगा। ये सुन के तुम्हें लगेगा ये तो बहुत गलत है। गलत है, लेकिन इसको इस नजरिए से देखो कि राजा के पास पैसा कहां से आएगा? राजा भी तो कमाई लोगों से करके लोगों पे लगाएगा ना। जनता के विकास के लिए पैसा वो लगाएगा, तो वो कहां से लाएगा? वो जनता से ही लेगा। कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कितना ही टैक्स ले, लेकिन कम से कम सेफ्टी सिक्योरिटी तो दे। हमारे देश की आज हालत यह है कि टैक्स तो दुनिया भर का देती है जनता, लेकिन ना कोई सिक्योरिटी, ना कोई सेफ्टी, कुछ सरकार अपने कंधों पे जिम्मेदारी नहीं लेती। अगला जिम्मेदारी ले रहा था, तुम्हें कोई लूटेगा नहीं, कोई तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आएगी तो हम खड़े हैं। तो ये भी तो अपने आप में एक मेंटल फ्रीडम है। बहुत बढ़िया कामकाज किया इसने। और अपने टाइम का मान लीजिए कि अलाउद्दीन बेस्ट आदमी था। महज 30 साल जिसका राजपाट चला, टोटल मिला के जिसके वंश का, उसने 20 साल एक आदमी ने अकेले काटे, और इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। देखो साउथ से भी पैसा लेके आया था, कल अभियान कराया था तुम्हें। उत्तर भारत के चित्तौड़गढ़ का याद करो, और साउथ की तरफ ये गया था, वारंगल वाला बताया था, तेलंगाना वाला, और देवगिरी वाला बताया था, फिर मदुरई पांडे बताया था। तो ये सारी चीजें पैसा कमाई का साधन किसने ताकतवर खड़ा कर लिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसका कारण क्या था? इसके पास स्थायी सेना थी। ठीक है, चलिए इन फैक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, मैंने बेस तुम्हारा बना रखा है। मैं कई दिन से ये टॉपिक पढ़ा रही हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज तक इसकी नीतियों को हमारी सरकारें फॉलो करती हैं। अब कल जहां आपने एंड किया था, कल हमने अभियान पढ़े थे, कल हमने अभियानों का पूरा चैप्टर पढ़ लिया था। आज उसके आगे से हेडिंग डाल देना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। किसके बारे में? खिलजियों के बारे में, खासकर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। एक एक नंबर के हैं, वन लाइनर है, कोई बहुत एक्सप्लेनेशन इनमें नहीं चाहिए। जो जरूरी होगा मैं एक्सप्लेन कर भी दूंगी। तो बाजार नियंत्रण के 2 अधिकारी बना लिए। नियंत्रण कहने को करना और सच में काम करना 2 अलग बातें हैं। कहने को तो हमारी सरकारें आज भी काम करती हैं, लेकिन करती कहां है? इसने क्या किया? सिर्फ कहानी करके दिखाया। 2 बड़े अफसर टाइप के आदमी बना लिए। भाई तुम्हारी गारंटी मैं ले सकता हूं कि तुम लोग जो है, अगर तुम ढंग से काम करोगे तो मैं जनता के सामने कह सकता हूं कि मेरे पास डिपार्टमेंट है पूरा, और ढंग से काम करने वाले लोग। तो देखो 2 अधिकारी कौन बने? दीवान ए रियासत। ये पूरे बाजार में देखते हैं, नजर रखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। तो दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी। मंडी याद है आपको? 4 प्रकार की मंडी बनाई थी इसने। एक सामान्य बाजार, एक गल्ला मंडी, गल्ला बाजार था, एक सराय अदल नाम का था, और एक और था जहां पे देखो ये बिकते थे जानवर, घोड़े, मवेशी। ये बताया था मैंने, चारों लिखवाए भी हुए आपको। तो ये 2 बड़ी पोस्ट बनाई, दीवान ए रियासत और सहना ए मंडी। जब भी
भी मंडी की बात आए ना तो मार्केट में हमेशा जाना अलाउद्दीन खिलजी के साथ, ठीक है। अब देखो दूसरा आदमी इसने क्या बनाया, एक सराय अदल है। सराय अदल बेसिकली एक मार्केट भी है जहां पे क्या क्या बिकता है, वो घी मिलता था और ड्राई फ्रूट्स मिलते थे, लिखवाया था तुम्हें ये। सराय अदल एक न्यायाधीश की पोस्ट भी है, एक मार्केट भी है और एक पोस्ट भी है। ये जज है, क्या जजमेंट करेगा ये, इसके अंडर बहुत सारे अफसर हैं जिनका काम है, जो गुप्तचर हैं, वो जाके कहीं कहीं पे भेज बदल के और सामान अपना खरीद के लाते हैं, फिर घर लाके देखते हैं, तोलते हैं, सही तोला कि नहीं तोला, कहीं कम तो नहीं तोल दिया, पैसे ज्यादा तो नहीं ले लिए। और गुप्तचर जैसे ही कोई गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ करता है तो सबके साथ करेगा, वो फंसेगा। गुप्तचर पता लगाएगा कि इसने मेरा सामान कम तोला और तुरंत अधिकारी को बताएगा और अधिकारी बता देगा इसको, और फिर ये बताएगा कि अगर इसने 100 ग्राम कम तोला तो इसकी उंगली काटनी है या इसका कोई मान लीजिए कान काटना है, तो ये न्यायाधीश है, ये डिसाइड करेगा। डर इतना था कि आदमी की मजाल नहीं जो गलत स्टेप उठा ले, स्टार्टिंग में किया लेकिन फाइनली जाके डर बहुत बड़ा था। तो सराय अदल न्यायाधीश है, बाजार मंडी में जो गड़बड़ होंगी ना उनका न्याय ये करेगा। अधीनस्थ अधिकारी कौन है, जो अब जैसे न्यायाधीश जगह बैठता है ना, उसको मैसेज देने वाले और फाइंड आउट करने वाले कौन है, तो एक है बरीद और एक है मुनहिस। बरीद कौन है, गुप्तचर अधिकारी है। एक तो गुप्तचर होता है जो मार्केट में जाएगा, एक अधिकारी है जो हर चीज को देखेगा, और फिर ये अधिकारी बता देगा सराय अदल को, फिर सराय अदल की मर्जी चलेगी। तो बरीद और मुनहिस दो ऐसी पोस्ट मान लो, जो एक अधिकारी है गुप्तचर का और एक गुप्तचर है, और जाके ये बताते हैं फिर सराय अदल को। इन सभी के सहयोग से बाजार नियंत्रित होता था। तो कहने से और किताबों में लिखने से बाजार नियंत्रण नहीं होता, इसने काम किया। दीवाने रियासत, सहनाए मंडी, वो तो पूरे खड़े होकर सबके सामने ये अधिकारी हैं, ठीक है। अब अंदर अंदर जो गड़बड़ करेगा उसको पकड़ने के लिए सराय अदल न्याय करेगा, और मुनहिस और बरीद ये दो आदमी जो हैं, एक गुप्तचर और एक गुप्तचर अधिकारी, यानी एक टीम गठित कर दी। तो कितना प्लान तरीके से काम कर रहा है। अगर इतना समझदार आ जाओ तो टैक्स क्यों ना दे जनता, क्योंकि जनता सेफ भी तो हो गई ना। टैक्स सब दे सकते हैं, लेकिन जब ये दिखता है कि टैक्स के पैसे को खा जाते हैं लोग, तो फिर टैक्स क्यों दिया जाए। लेकिन फिर भी दे रही है जनता, हम सब भी दे रहे हैं। उस देने के बाद फायदा मिले ना तो टैक्स चुभता नहीं है। भाई देश का विकास तभी होगा जब जनता टैक्स देगी, लेकिन वो टैक्स का पैसा अगर गलत हाथों में जाएगा तो दिक्कत आई। आगे इन सभी के सहयोग से हो गया ये। अब अलाउद्दीन की भू राजस्व व्यवस्था, ये तो पूरा प्लानिंग थी बाजार की। अब वो कह रहे हैं कि इसने जमीन के लिए क्या किया, क्योंकि पैसा तो जमीन से निकलता है ना। हम आज भी देखें तो टैक्स जो है दो ही तरह के लोग देते हैं, या तो वो सामान बेचते हैं या वो सर्विस देते हैं। आज जैसे मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ ये सर्विस है, टाइप ऑफ सर्विस है। डॉक्टर जो प्रोवाइड कराता है वो सर्विस है। तो जैसे ट्रांसपोर्टेशन जो है ये सर्विस है, लेकिन आप कोई सामान, कोई कपड़े, कोई भी चीज खरीदते हैं तो आप जीएसटी पे करते हैं, तो वो जीएसटी जो है वो सामान पे किया जाता है। इन्हीं दोनों पे टैक्स इकट्ठा होता है, या तो सामान बेचा जाए या सर्विस। इनके बदले आपको पैसा देना होता है सबको। जो भी ग्राहक है वो भी पैसा देगा, जो सेवा ले रहा है वो भी पैसा देगा। अब डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने कोई सामान आपको थोड़ी दिया, फिर भी आप उसको 800, 1000, 200, 400 जिस लेवल का डॉक्टर है उतना पे करके आते हैं। वो पे किया है आपने उसकी सर्विस के लिए। यही टीचर्स के साथ है, जिस लेवल का टीचर है आप उसको उतना पे करते हैं। सर्विसेज पे भी टैक्स है और वस्तुओं पर भी, वस्तु और सेवाओं पर कर लगता है। तो इसकी भू राजस्व में इसने क्या किया, पहला सभी भूमि अनुदान वापस ले लिए। जो इससे पहले हुए थे ना बलबन टाइप के जो लोग थे, तो जैसे किसी से खुश हुए तो वो तुरंत अच्छा ठीक है वो वाली प्रॉपर्टी तेरी, वो जमीन तेरी। पूरा भारत खाली पड़ा था, कहीं किसी को जमीन पकड़ा दो, वो इतने गज जमीन तेरी, वो इतने फुट जमीन तेरी, इस तरह से देते थे। तो इसने कहा तो गलत तरीका है। और ऐसा करने से ये लगातार जो इसके चेले चपाटे अमीर बनते जा रहे हैं, और यही अमीर फिर प्लानिंग करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं राजा की हत्या का। तो इसने कहा ऐसे नहीं चलेगा, सारी जमीन वापस करो, ये देश की जमीन है, तुम ऐसे लेके नहीं बैठ सकते। तो जो भूमि अनुदान फ्री की मिली थी ना, ग्रांट्स, वापस ले ली इसने, और ठीक भी किया। नेक्स्ट, दोआब की भूमि राज्य की मलकियत। दोआब मतलब जहां दो नदियों की भूमि होती है, दो नदियों के बीच की भूमि, ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड होती है। तो इसके साथ साथ एक वकफ थी, वकफ आपको पता होगा, जो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हैं लोग, वकफ की भूमि होती है। अभी भी बहुत सारी जगह आपने सुना होगा वकफ की भूमि है, इसको बेच नहीं सकते। तो वकफ की जो भूमि थी, और जैसे मान लीजिए कोई मंदिर मस्जिद टाइप की हमारी भूमि होती है, इस तरह की वकफ बोर्ड है एक, जो मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़ा है और इसके पास बहुत सारी भूमि है। तो अलाउद्दीन ने कहा जो वकफ की भूमि है और जो दो नदियों के बीच का उपजाऊ इलाका है, ये किसी आदमी का नहीं है। ऐसे नहीं कि ये उस तुर्क सरदार का है, ये सिर्फ राज्य की मलकियत है, राज्य इसका मालिक है। और इससे जो पैसा आएगा, यहाँ से जो कमाई होगी वो राज्य की कमाई होगी। क्योंकि देखो राजा जो था ना, उसको दूसरे का ध्यान भी रखना था। मान लो किसी दिल्ली सल्तनत के राजा के टाइम में 10 साल अकाल पड़ जाता, तो ये राजा की जिम्मेदारी थी कि वो 10 साल जनता का पेट भरेगा, वो 10 साल तक लोगों को रोटी मुहैया कराएगा। राजा कहां से लाएगा जब हुआ ही नहीं। तो राजा इतना सेफ रखता था कि अगर मेरे राज्य के दौरान कभी अकाल पड़े, बाढ़ आए, कोई दिक्कत आ जाए, तो मैं अपनी प्रजा का पेट भर सकूं। ये उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी और ये अंडरस्टूड था, अपने आप पता था सबको ये। तो इसलिए ये लोग अपनी चीजों को बचा के रखते थे जनता के लिए ही। और बहुत बार आपने सुना होगा कि खजाने के खजाने लुटा दिए जाते थे जब आपदा आती थी, तो ये खजाना जनता से इकट्ठा करके और दिक्कत के टाइम में जनता के बीच में बंटवा देते थे। तो इसने क्या किया कि जो बहुत फर्टाइल लैंड है वो राज्य की मलकियत है, वकफ की भूमि भी इसने कहा राज्य की मलकियत है। जो एक्स्ट्रा जमीनें दी गई थी वो वापस ले ली। नेक्स्ट है दीवाने मुस्त खराज। खराज मैंने क्या बताया, भूमिकर था, ये न्यू पोस्ट बना दी इसने, नई पोस्ट बना दी, दीवाने मुस्त खराज है। अब ये टैक्स का सारा काम देखेगा, रिलेटेड टू टैक्स। तो टैक्स का सारा काम कौन देखेगा, दीवाने मुस्त खराज। किसने बनाई है ये पोस्ट, ना इल्तुतमिश ने, ना बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। इसने बहुत बड़े काम किए हैं। भूमिकर, भूमि पे लगने वाला कर खराज कहलाता था, और ये बढ़ाकर इसने कितना कर दिया, 50%। जितना टोटल तुम्हारी उपज है उसका 50% मैं लूंगा। तो लोगों को दिक्कत लगी, लेकिन जब इसने सुविधाएं दी तो लोगों की समझ में आया कि यार जितना भी ले रहा है ना, फायदा हमें ही मिल रहा है, हमें ही वापस लौटा रहा है राजा। तो 50% कर दिया। लगान वसूलने वाले मध्यस्थ, मध्यस्थ कौन होते हैं, बीच के आदमी, जमींदार थे, मुकद्दम थे, चौधरी थे। अब ये कहीं कहीं के हेड बने हुए थे, कोई बदायूं का, कोई दीपालपुर का, कोई बुलंदशहर का। और ये क्या करते थे, वहां जाके लगान वसूलते ज्यादा और थोड़ा हिस्सा जमा कराते आके राजस्व में। क्या कहते हैं जी, वहां इस बार बारिश नहीं हुई, टैक्स कम दिया लोगों ने, जी वहां ये दिक्कत आ गई, लोगों ने टैक्स नहीं दिया। मतलब झूठी बातें, वहां फसल जल गई। राजा के पास कोई इंटरनेट तो था नहीं कि देख ले कि वहां कैसा मौसम रहा, क्या रहा। जितना जमा करा दिया उसमें राजा शांति करता। तो इस राजा ने क्या किया, सुल्तान ने, इसने लगान वसूलने वाले जो मध्यस्थ थे ना, मिडिलमैन, इनको ही हटा, तुम हटो बीच में से। मैं अपने आप अपना एक खास आदमी मुस्तखराज बनाया तो दिया ही था कि भाई कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर था कि ये गलत नहीं करेगा, उसको इसने अपने आप देख लिया। तो मुकद्दम नाम के आदमी हटाए, ये बिचौलिए थे, चौधरी हटाए और जमींदार हटाए, और खुद टैक्स कलेक्शन अपने अंडर कि भाई मेरे सुपरविजन में रहेगा, सारा काम मैं देखूंगा। तो मुस्तखराज आ गया।
गया तो फिर इन सबको हटा दिया गया। 2 नए कर लगाए घरई कर और चरई। घरई तो हर किसी पे लगा जिसका घर था, और चरई लगा उनके ऊपर जिनके जानवर दूध दिया करते थे। तो राजा को भी, अब जैसे दूध देने वाला अगर दूध नहीं बेच रहा कोई बात नहीं, तो राजा को दूध राजमहल में जाके, मान लीजिए किसी की 5-6 भैंसें हैं और 30 किलो दूध हो गया, तो उसके ऊपर ये था कि भाई तू 10 किलो दूध राजमहल में पहुंचाएगा। बहुत सारे गरीब आदमी जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो छप्पर डाल के रहते हैं, तो कोई बात नहीं, मान लीजिए वो कोई हाथ का काम करते हैं, कोई वो आर्टिसन है, मान लीजिए कुछ बनाते हैं मिट्टी से और उसको मार्केट में बेचते हैं, तो वो मिट्टी की बनी चीजों का उसके पास पैसा ही नहीं, टैक्स कहां से दे? तो पेट भरने लायक कमाता है, टैक्स उसको भी देना है, नहीं दे सकता, कोई बात नहीं, तू महीने का 1 दिन राजा के लिए काम करेगा, उसके महल में जाके जो चीजें तू ये बना के बेचता है ना, ये वहां जाके फ्री में बना के आएगा। तो राजा को देखो, जो टैक्स नहीं दे सकता कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ मेरे लिए काम करो। तो एक तरह से राजा का तो फायदा ही हो गया ना। अब कोई भी आदमी कुछ भी कर रहा है, अगर पैदा कर रहे हो तो मुझे सामान चाहिए, नहीं पैदा कर रहे, तुम्हारे पास घर ढंग का नहीं है, तुम्हारे घर में कोई गाय भैंस नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ तो करके तुम खाते हो, वो काम तुम मेरे लिए करो। यानी हर आदमी को योगदान देना है अपने लेवल पर, अमीर है तो अमीर की तरह, गरीब है तो गरीब की तरह। तो ये 2 कर हो गए। खुम्स का मतलब था लूट का धन। कल मैंने आपको कितने एग्जांपल दिए, साउथ की तरफ लूटने तो गया था, देखो कितना पैसा लाया, और वो कोहिनूर हीरा बताया था तुम्हें, वारंगल अभियान, मदुरई की तरफ, होयसल, काकतीय बताई थी ना सारी बातें। तो जो लूट के लाते ना, तो स्टार्टिंग में ये था कि 80% जो पैसा था वो सेना बांट लेती, सैनिक, तो सैनिक खूब लूटते कि ज्यादा लूटेंगे तो ज्यादा धन हमें मिलेगा, और 20% राजकोष में जमा। लेकिन इसने उल्टा कर दिया, इसने कहा जितनी लूट होगी ना उसका 80% मेरा, मतलब राजकोष का, और 20% तुम सैनिकों का। तो इसी चक्कर में तो गुजरात अभियान में देखो, वो जो नवीन मुसलमान थे मंगोल, उन्होंने विद्रोह किया था ना कि भाई लूट के तो हमला है, तू क्यों रखेगा? और फिर देखो जब उनके पीछे भागा तो भाग के छिप गए थे हमीर देव के यहाँ, और फिर हमीर देव ने गलती कर दी थी, बिना बात बीच में आ गए, नहीं तो मरते लड़ते हमें क्या मतलब था। हमीर देव ने कहा ठीक है मैं शरण दे दूंगा, और अपनी जान गवा दी। 30,000 राजपूत मारे गए, महिलाओं को जौहर करना पड़ा, लेकिन जबान इतनी पक्की थी कि वो आदमी बाहर नहीं भेजे कि तुम निकल जाओ यहाँ से। एक इल्तुतमिश थे जिन्होंने एंट्री मना कर दी थी, किसको? मंगबरनी को। किसका बेटा था? ख्वारिज़्म शाह का। तो कहीं ना कहीं हमारी उदारवादिता नुकसान करती थी। चलिए, खुम्स लूट का धन था, राज्य का हिस्सा कितना कर दिया? 80%, पहले 20% था, और सैनिकों का हिस्सा 20%, यानी सेना को कम मिलेगा और राजा को ज्यादा। राजा यूज नहीं करेगा, लेकिन राजा भविष्य के लिए जोड़ लेगा, राजा सेना बढ़ा देगा, तो जगह जगह पे अटैक करेंगे, उनसे लूट लूट के लाएंगे, और राजा लगातार बड़ा बनता जाएगा, उसका फायदा जनता को मिलेगा। राजा स्ट्रांग होगा, सेना स्ट्रांग होगी, तो बाहर से कोई हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा, वरना रोज रोज मंगोल आएंगे। नेक्स्ट है निर्माण कार्य। इसने क्या किया? इतना पैसा इकट्ठा करके जो बचा उसको बहुत सारे काम किए, निर्माण किया। सीरी फोर्ट दिल्ली में है, सीरी फोर्ट आज भी ये इसी का बनवाया हुआ है। दिल्ली में मेहरौली जो कॉम्प्लेक्स है ना, कुतुब कॉम्प्लेक्स, इसमें अलाई दरवाजा है। कहते हैं जब ये गुजरात अभियान जीत के आया, याद है गुजरात अभियान, देवल देव लड़की थी, कमला देवी पत्नी थी, रायकर्ण बघेल राजा जो भाग गया था, छिप गया था देवगिरी के राजा रामचंद्र देव के यहाँ। तो जब ये जीत के आया ना, तो देखो सोमनाथ, इसके उल्लू खां और एक और आदमी मैंने बताया था, वो लोग वहां से सोमनाथ का मंदिर लूट के आए, ढेर पैसा लाए, और वहीं से 1000 दिनारी को लाए थे। कौन था वो? मलिक काफूर। तो इतनी सारी चीजें, खुश हो गया ये देख के, और इसने फिर ये दरवाजा बनवाया, अलाई दरवाजा। दिल्ली मेहरौली में है ये। हौज खास भी दिल्ली में ही एक इलाका है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली में काम करवाएगा। 1000 खंबा महल है, यानी एक महल में 1000 खंबे लगे थे, 1000 खंबों पे खड़ा महल था। तो 1000 खंबा महल, सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, हौज खास, ये खास निर्माण कार्य किसने कराए हैं? अलाउद्दीन खिलजी ने। पहले देखो कुतुब मीनार, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये सब तुम्हें बताया हुआ है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। अब ऐसे ही ये काम कर रहा है। तो इसने क्या क्या किया? सीरी फोर्ट, हौज खास और अलाई दरवाजा और एक 1000 खंबा महल, और भी 2-3 है, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन के दरबार में एक बहुत खास आदमी था, अमीर खुसरो। याद है तुम्हें अमीर खुसरो? बलबन का बेटा शहजादा मोहम्मद, जो पाकिस्तान के बॉर्डर पे मारा गया था। तब तो क्या पाकिस्तान था? इंडिया, क्योंकि मंगोल आक्रमण के टाइम उसके ऊपर अटैक हुआ और मारा गया। 2 ही बेटे थे बलबन के। 1285 में, उसी के गम में 1286 में बलबन के प्राण निकल गए थे। तो वो जो आदमी था ना, वो सुल्तान नहीं था, सुल्तान का बेटा था, सूबेदार बना रखा था वो। और उस सूबेदार के महल में एक आदमी था जिसका नाम था अमीर खुसरो। फिर जब वो मर गया तो ये बड़े बड़े आदमी कहाँ जाए पढ़े लिखे, इनकी कीमत तब भी थी, तो ये आ गए बलबन के दरबार में। यानी पहला राजा जिसके दरबार में, सुल्तान के दरबार में, ये बलबन के में थे। उनका बेटा सुल्तान नहीं है, इसलिए अगर सुल्तान कहें तो बलबन के दरबार में थे। वैसे ये दरबार में थे शहजादा मोहम्मद के में। ठीक है, उस बलबन के बाद फिर कैमूर्स के, खुसरो बताए थे मैंने, छोटे राजा थे। फिर आया जलालुद्दीन, ये ऐसे ही बैठे रहे, लोग आए मर गए, ये आराम से बैठे हुए हैं। जलालुद्दीन के में फिर अलाउद्दीन, और इसके बाद फिर उसके बाद 2 छोटे, और फिर फिरोज शाह तुगलक तक 7 सुल्तानों का काल देखा है इस अमीर खुसरो नाम के हस्ती ने। बहुत बड़ा योगदान है इंडिया में। आज जो भाषा मैं यूज कर रही हूँ, इस भाषा के जनक भी यही हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग 13वीं-14वीं शताब्दी में इस आदमी ने किया। काफी लंबा टाइम पीरियड इन्होंने देखा, क्योंकि 7 सुल्तान बदले, लेकिन ये एज इट इज बैठे रहे। तो अलाउद्दीन के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, और एक हसन निजामी, हसन निजामी नाम है, ये एक बहुत बड़े राइटर थे ये भी। अमीर खुसरो की खास बातें क्या है, क्योंकि रोज नाम सुनते हो, एक जगह इसको लिख लेना। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा। सबसे पहले ये बलबन के बेटे के दरबार में थे, लेकिन वो सुल्तान नहीं था, और जब बलबन के बेटे के ऊपर मंगोलों का आक्रमण हुआ, वो मारा गया, तब ये पहली बार सुल्तान के दरबार में, बलबन के दरबार में आए। और फिर बलबन मतलब गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश और तुगलक वंश तक बैठे रहे। ये 3 वंश देख गए, लंबा टाइम पीरियड। सितार का इन्होंने आविष्कार किया, सितार बजाते हैं ना, ये इन्होंने बनाया है। वीणा में इन्होंने कुछ चेंज किया, अमेंडमेंट किया, वीणा में कुछ परिवर्तन किया। ये तोता ए हिंद कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत आता है। तोता ए हिंद, इनका उपनाम है तोता ए हिंद। नेक्स्ट है खड़ी बोली का फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रयोग किया। ये जो भाषा हम यूज करते हैं आज, जैसे इसमें से इंग्लिश के वर्ड्स हटा दो, तो जो बोली मैं बोल रही हूँ इसे कहते हैं खड़ी बोली। इसका पहला प्रयोग इन्होंने किया, और इन्होंने इसमें पहेलियां और मुकरियां, आपने शायद पढ़ा हो, मुझे ध्यान है 3री-4थी क्लास में पढ़ा था मैंने, केंद्रीय विद्यालय की बुक में था। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, जैसे जैसे थाल फिरे मोती उससे एक न गिरे। पहेलियां थी ये। तो इसका आंसर होता था आसमान, कि एक आसमान एक थाल है और सितारे उसके मोती हैं, कि जैसे जैसे थाल फिरे चेंज होती है लोकेशन, लेकिन उससे एक भी मोती, एक भी तारा नीचे नहीं गिरता। तो ऐसी पहेलियों की रचना की। और मुकरियों का मतलब होता है किसी बात से मुकर जाना, मना कर देना। तो पहेलियां और मुकरियां सबसे पहली बार खड़ी बोली में किस आदमी ने लिखी हैं? अमीर खुसरो ने, जिनका नाम है तोता ए हिंद। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तोता ए हिंद, यानी हिंदुस्तान के तोते,
तो तोताए हिंद, तोते की आवाज मीठी बोली बहुत प्यारी लगती है ना, तो तोताए हिंद कौन बने? अमीर खुसरो। कितने सुल्तानों का काल देखा? 7 का। किसके दरबार में पहली बार सुल्तान के में आए? बलबन। वैसे दरबार में थे उनके बेटे के में, तो इन्होंने गुलाम वंश देखा, खिलजी वंश देखा, तुगलक में जाके ये एक्सपायर हुए हैं। सितार का इन्होंने आविष्कार किया, बनाया है, और वीणा में इन्होंने चेंज किया, अमेंडमेंट किया। नेक्स्ट है राजस्व की दर कितनी कर दी इसने? अलाउद्दीन ने 50%, जितना पैदा हुआ 50% मैं लूंगा। मापक इकाई किस में मापते थे? बिस्वा। जैसे आज कहते हैं कितने फुट, कितने मीटर, कितने किलोमीटर, तो इसके टाइम में मापक इकाई का नाम था बिस्वा। बिस्वा। नेक्स्ट है जलोदर रोग से इसकी डेथ हो गई। जलोदर मतलब होता है जल उदर, उदर होता है पेट, यानी पेट में पानी की कुछ गड़बड़ रही, जिसको हम कहते हैं लूज मोशन हो गए, बार बार वॉमिटिंग, लूज मोशन, वॉमिटिंग, लूज मोशन, तो पानी की कमी हो गई। तो जलोदर, जल और उदर, पेट में पानी की गड़बड़ कुछ इस तरह का हुआ, तो ये एक्सपायर हो गया। लड़ते हुए नहीं मरा, जलोदर रोग से इसकी मृत्यु हुई थी। कल कोई पूछ भी रहा था तो मैंने कहा था ये जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आते हैं ना, या तो ये मैं उसी दिन कराती हूँ, उससे अगले दिन मेरा टारगेट होता है। तुम चिंता मत किया करो, ये मेरी जिम्मेदारी है कि सारे कॉन्सेप्ट तुम तक पहुंच जाए। तो इसकी डेथ का कारण जलोदरी, कोई नहीं पूछेगा। पर उत्तराधिकारी, अब ये तो चला गया, लेकिन ये तो 1316 में मर गया, इनका वंश तो 1320 तक चलेगा। तो इसके 2 उत्तराधिकारी आएंगे, एक 4 साल राज करेगा और एक 5 महीने राज करेगा, जो लास्ट में आएगा। तो इसके उत्तराधिकारी कुछ काम नहीं करके गए, फिर भी पढ़ लेते हैं। जब ये एक्सपायर हुआ ना, जलोदर से मर गया, तो अमीर खुसरो बड़ा आदमी है, वो इसके अंडर ही तो था। तो अमीर खुसरो ने चालाकी चली और उसके 6 साल के बेटे को, इसके जो बड़े बेटे वो तो लायक नहीं थे, कदमर मुरा गया, इसके 6 साल के बेटे को बोला ये राजा है और मैं इसका संरक्षक हूँ। ऐसे याद है नायब ममलिकात था बलबन नसीरुद्दीन का, और फिर उसने कहा था कि वही सबसे बड़ी पोस्ट है। तो ऐसे इस अमीर खुसरो ने कहा ये 6 साल का बच्चा राजा, उसको बैठाता और बोला डिसीजन सारे मेरे चलेंगे, क्योंकि ये नाबालिग है, बहुत छोटा है। तो लोगों को लगा ये तो अमीर खुसरो हीरो बनने लग गया। और अमीर खुसरो देखो 1000 दिनारी है, एक हिंदू हिजड़ा था, तो ऐसे आदमी को कौन हेड बनाएगा? और उसके डिसीजन कैसे अमीर तुर्क मानेंगे, सरदार मानेंगे? तो उन्होंने इसकी हत्या कर दी। तो 6 वर्ष का पुत्र था शिहाबुद्दीन उमर। अब इसका कोई वही नहीं है हिस्ट्री में, बस एक नाम है, याद नहीं करना, बस दिमाग में रखो कि इसकी डेथ के बाद इसका एक छोटा सा बच्चा इन्होंने हेड बना दिया। इसे शासक घोषित कर दिया मलिक काफूर ने, जो 1000 दिनारी है, जो तेलंगाना के अटैक में रुद्र प्रताप देव राजा से कौन सा हीरा लाया था? कोहिनूर हीरा, जो गोंडवाना की खदान से निकला था। आज वो कहाँ है? महारानी ब्रिटेन के ताज में। तो मलिक काफूर ने 6 साल का बेटा बना दिया। अब मलिक काफूर की हत्या हो गई, चिड़के कर दी तुर्क सरदारों ने, मलिक काफूर भी गया। अब क्या हुआ? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ये राजा बन गया। नाम मुबारक शाह, महानालायक आदमी था, बहुत नालायक आदमी था। और ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं बर्नी ने इसके बारे में कि बड़ा अजीब आदमी था। इसने कुछ ठीक ठाक काम किया, लेकिन फिर भी इसके जो नेगेटिव काम है ना, वो ज्यादा दिखाई देते हैं। इसका एक अजीब सा शौक था, बहुत बार औरतों के कपड़े पहन के महल उसमें आता था, जहां पे ये राज दरबार लगता था ना, पूरी बैठक होती। तो सोचो वहां उलेमा खड़े हैं, इस्लाम धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता, और वहां तुर्क सरदार है और अमीर है, पूरा दरबार खचाखच भरा है, और ये औरतों की ड्रेस पहन के, जैसी औरतें होती हैं, सब मेकअप वेकअप करके, और वहां आ जाता, फिर वहां बैठता। कोई हंस सकता नहीं, हंसेगा तो मरवा देगा। तो राजाओं का बड़ा दिमाग जो था ना, बड़ा उनका पता नहीं वो क्या कर सकते थे। तो थोड़ा पागल टाइप का आदमी था ये, इसलिए हिस्ट्री में इसका नाम भी नहीं लिया जाता। और कहीं कहीं तो बर्नी ने लिखा कि इतना पागल था कि कपड़े सारे वहीं निकाल के और वहीं लोगों के सामने जो है दौड़ता रहता था। तो साइकिक टाइप का राजा शायद रहा होगा। तो पहला सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा, इसकी हिम्मत देखो, बोला मैं ही खलीफा हूँ। ये नहीं कि मैंने उससे डिग्री ली, कुछ ले, नहीं ना इल्तुतमिश खलीफा बना, ना बलबन बना, ना अलाउद्दीन बना, ये मूर्ख राजा अपने आप को खलीफा कि मैं हूं, सब सारे दुनिया के मुसलमानों का मुखिया मैं हूं। तो स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। हिम्मत भी देखो कितनी दिखा रहा है। इससे पहले कोई ये थोड़ी बोला कि मैं भाई खलीफा से परमिशन ना ले। एक बार ज्यादातर समझदारों ने देखो परमिशन भी ली थी, अलाउद्दीन ने नहीं ली, लेकिन खलीफा से परमिशन इल्तुतमिश ने ली थी। किसी ने अब तक ये हिम्मत नहीं दिखाई, 20-20 साल, 40-40 साल राज कर गए कि अपने आप को खलीफा कहे। ये मूर्ख राजा 4 साल जो टिका, लोगों ने किस तरह इसको झेला होगा, साइकिक आदमी को, ये बोला मैं ही खलीफा हूं। नेक्स्ट, भूल जाने और क्षमा करने की नीति, कि भाई जो भी कुछ करते भाई इसने ये गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं, माफ करो। मतलब इसने कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई। अलाउद्दीन बहुत स्ट्रिक्ट था, गड़बड़ करते ही उंगली काट दी, हाथ काट दिया, पैर काट दिया। इसने कहा कोई बात नहीं, भूल जाओ, क्षमा कर दो। औरतों के वस्त्र धारण करके दरबार में आता था। तो सोचो लोग क्या सोचते हैं, कितना मूर्ख राजा, इसको कॉमन सेंस भी नहीं है। तो जब इसका मन करता आदमियों के कपड़े पहना था, जब मन करता औरतों के कपड़े पहना था। हत्या कर दी इसकी। अब ऐसे मूर्ख की तो हत्या कर देनी चाहिए। नासिरुद्दीन खुसरो शाह ने, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की हत्या इस खुसरो शाह ने कर दी। खुसरो शाह को कम मत समझना, ये खुसरो शाह भी बड़ा चालाक आदमी है। ये एक हिंदू है और हिंदू होकर इसने ना मुसलमान बन गया, यानी अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। बेसिकली हिंदू था और फिर बन गया मुसलमान, और इंडियन मुसलमान है। ये जो जितने राजा अब तक सुने ना, ये सब तुर्क थे। ये तुर्क ही तो थे, सरदार सारे बड़े बड़े तुर्की राजा थे। ये हिंदू है, हिंदू से मुसलमान बना और इंडियन मुसलमान है। तो अब इसको तो कहीं ना कहीं लोग विरोध करेंगे कि भाई तो तू है भी नहीं ओरिजिनल मुसलमान और तू हिंदू होकर हमारे ऊपर राज करा। तो क्या हुआ देखो, खुसरो शाह अप्रैल से सितंबर तक का राजा है, कुछ महीने का राजा, 5-6 महीने का मुश्किल से। अप्रैल में ना, सितंबर में इसका चैप्टर ही क्लोज कर दिया एक आदमी ने। उसने कहा था इस्लाम खतरे में है क्योंकि ये हिंदू होके और अपने आप को मुसलमान बता रहा है। तो लड़ाकू जनजाति का हिंदू था। अब ये पूछेंगे दिल्ली सल्तनत में कौन ऐसा सुल्तान था जो हिंदू जाति को बिलोंग करता था? तो इकलौता एक है, ये खुसरो शाह इसका नाम है। जबरदस्ती धर्म बदलकर मुसलमान बन गया था तो इंडियन ही। पैगंबर के सेनापति क्यों? इससे पिछले वाला क्या बोला, मैं खलीफा हूँ, जो मूर्ख था, कपड़े औरत वाले पहनने वाला। अब ये कह रहा है मैं पैगंबर का सेनापति हूँ, मतलब सारे जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वो यही बैठे हैं और किसी ने कुछ नहीं कहा। ये कह रहा मैं पैगंबर का सेनापति हूँ। निजामुद्दीन औलिया का समर्थन मिला। औलिया बहुत बड़े सूफी संत हैं, मुस्लिम कम्युनिटी इनको बहुत मान देती है, इनका आदर सत्कार करती है। निजामुद्दीन औलिया ने कहा ठीक है भाई, तू जैसे इंडिया का ही है तो बेशक तू जो भी करे कर ले। 4-5 महीने की दिखावट थी, निजामुद्दीन औलिया भी इसके साथ हो गए। ये फर्स्ट भारतीय मुसलमान है जो शासक बना। एग्जाम में आ जाएगा, दिल्ली सल्तनत में कोई भी भारतीय नहीं था। जितने सुल्तान बने सब तुर्क थे, विदेशी थे। ये इंडियन मुसलमान सुल्तान बना, ओरिजिनली इंडियन मुसलमान भी नहीं है, ये इंडियन हिंदू है जिसने अपना धर्म बदल के मुसलमान बना है। तो सारे तुर्कों को ये बात कैसे रास आएगी? राजा जो होगा जैसा चाहेगा वैसे ही तो तुर्क सरदार करेंगे। तो सब इसके एंटी थे कि ये कैसा राजा बन गया, हिंदू, एक तो मुसलमान प्रॉपर नहीं है, ऊपर से फिर इसको ज्ञान भी नहीं है। दीपालपुर
का सूबेदार था एक, अब जैसे सूबेदार तो तुर्क थे ना सारे लगभग में, तो दीपालपुर नाम की जगह का सूबेदार था, वो एंटी खड़ा हो गया, विद्रोह कर दिया। सूबेदार उसका नाम था गाजी बेग तुगलक, ये नाम था इसका। ये चिढ़ने लगा कि ये कैसा राजा, ये कैसा सुल्तान है, ना तो ये ओरिजिनल मुसलमान और फिर ये तुर्क भी नहीं है, तो हिंदू है, हिंदू से धर्म बदल के बना और हमारे ऊपर ये राज चलाएगा, तो उसने विद्रोह कर दिया। कहां के ने? दीपालपुर के सूबेदार ने, जिसका नाम क्या था? गाजी बेग तुगलक। इसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और बोला इस्लाम खतरे में है। तुम देखते हो आज भी बहुत बार कुछ लोग जानबूझ के दंगे भड़काने के लिए कहते हैं इस्लाम खतरे में है, ये बहुत कॉमन नारा बन गया। अब 2020 में भी ये चल रहा था, इस्लाम खतरे में है। ये नारा आज से नहीं है, ये नारा देखो 13वीं-14वीं शताब्दी में भी दिया था। किसने? दीपालपुर के सूबेदार ने। जब एक हिंदू धर्म बदल के मुसलमान बना, वो इंडियन था, पहला इंडियन मुसलमान जो कि तुर्क सरदारों के बीच में हेड बन गया। ये बात उन्हें रास नहीं आई और नारा दिया इस्लाम खतरे में है। और इस्लाम खतरे में है के नारे से लोग जो थे, जो तुर्क लोग थे, ये मोटिवेटेड हो गए। दोनों के बीच युद्ध हुआ और इस युद्ध में सितंबर 1320, अप्रैल में तो बना ही था ये, सितंबर 1320 में गाजी बेग तुगलक गद्दी पे बैठा, इसका मर्डर कर दिया। खुसरो शाह का मर्डर करके गाजी बेग तुगलक गद्दी पे बैठ गया कि अब से दिल्ली मैं चलाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो ये इतनी आज ये 9 स्लाइड्स हैं जो जिसमें से आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, इनको चलते टाइम में फिर दिखा दूंगी। अब अलाउद्दीन खिलजी के टॉपिक में मुझे ऐसा लगता है तुम्हारा कोई पॉइंट नहीं छूटा, सारे टॉपिक मैंने बता दिए, कौन कौन से बड़े विद्रोह हुए, क्या कुछ हुआ। तो इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा रहेगा ना, इनका पूरा खानदान, चाहे उसमें हिंदू से बना मुसलमान लगा लो या ये लगा लो या इसका खास आदमी लगा लो, कुल मिला के सबसे छोटा टाइम पीरियड है। अब मैंने तुम्हें देखो क्या क्या पढ़ा दिया दिल्ली सल्तनत में, ग ख ये कंप्लीट हो गए, अब रह गए त स ल म तो मुगल है ना, ये तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे हम। ये हैं दिल्ली सल्तनत वाले, ये भी पूरी डिटेल से पढ़ा रही हूँ। इसका नाम था गुलाम वंश, जिन्होंने कब से कब तक राज किया है? 1206 से लेके 1290 तक। इसमें ये थे खिलजी, जो हमने आज कंप्लीट कर लिए। इन्होंने सबसे छोटा टाइम पीरियड देखा, महज 30 साल का, लेकिन इन 30 सालों में बेस्ट काम करके गया है अलाउद्दीन खिलजी। चाहे वो डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, मुस्तकराज टाइप की, या मंडियों की बात कर लें, चाहे गल्ला मंडी है या सराय अदल है, या बात कर लें कि उसने कितना बढ़िया कंट्रोल रखा, सेना कितनी स्ट्रांग बनाई। तो खिलजियों में बहुत बड़ा अभियान चलाया था अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में। फिर अब जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा तुगलक वंश का, और तुगलक और इसके बाद आएंगे सैयद। अब ये टॉपिक ना तुम्हें याद रखना है पूरा। और ये है लोदी। तो हमने 3 तो कंप्लीट पढ़ लिए। मैंने हर एक साल के बारे में तुम्हें बताया कि कौन कब से कब तक राज कर रहा था। अब जो अगला टारगेट रहेगा तुगलकों का, ये 1320 से 1414 तक राज करेंगे और ये 94 ईयर्स तक राज करेंगे। सबसे लंबा टाइम पीरियड है ये, क्योंकि 94 ईयर्स, अब 1320 से 1420 ही तो आने वाले थे, 94 साल इन लोगों ने राज किया, सबसे लंबा टाइम पीरियड। अगर इसको देख रहे हो तो ये 84 ईयर्स तक राज कर गए हैं। भाई 84 में 6 जोड़ोगे तभी 90 बनेगा ना, तो ये 84 साल राज कर गए, ये महज 30 साल। एग्जाम में आएगा सबसे लंबा टाइम पीरियड किस वंश ने देखा, तो वो है तुगलक वंश। और तुगलक में आपको बताऊं कोई सरनेम नहीं है, उस आदमी का नाम था गाजी बेग तुगलक, लेकिन फिर उसके नाम पे सबके नाम में तुगलक 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 लिखा जाने लगा, तो वंश का नाम ही पड़ गया तुगलक। इनका तो खिलजी नाम था, ये गुलाम इसलिए क्योंकि सारे गुलाम थे किसी न किसी के। सैयद वंश बहुत छोटा रहा ये भी, लेकिन उससे बड़ा था, 1414 से 1451 तक, तो इनसे तो बड़ा ही था। सबसे छोटा पूछे तो खिलजी, सबसे बड़ा कहें तो तुगलक। और लोदी फिर आते हैं 1451 से लेके 1526 तक। यहाँ पानीपत की पहली लड़ाई के साथ लोदी वंश का खात्मा और फिर मुगलों की सल्तनत बढ़ के बादशाह बन जाएंगे। अब तक मेन आदमी जो है ना वो दिल्ली के आसपास हैं, आसपास से पैसा लूटते हैं, दिल्ली में रहते हैं, तभी नाम है यहाँ से यहाँ तक दिल्ली सल्तनत। लेकिन जब ये बाबर आएगा ना बाहर से, जो चंगेज खान का वंशज है, वही चंगेज खान जो 1221 में अटैक कर देता अगर इल्तुतमिश दूरदर्शी ना होता, तो वो जो स्टार्ट करेंगे वो दिल्ली में नहीं बैठे रहेंगे, वो पूरे भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, यानी पूरी इस सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट के राजा बनेंगे। और फिर वो अपने लिए शब्द यूज करेंगे बादशाह, कि हम सुल्तान नहीं है, सुल्तान तो छोटा होता है, हम बादशाह हैं। यहाँ से यहाँ तक दिल्ली सल्तनत है, सुल्तान है, और उसके बाद आएंगे बादशाह। तो इनके सबके नाम गखत असलम, और इनका टाइम पीरियड हर एक को पता होना चाहिए। सबसे लंबा जो टाइम पीरियड देखा दिल्ली सल्तनत में वो देखा है तुगलकों ने, 94 साल का, 1320 से 1414 तक, और सबसे छोटा देखा है खिलजियों ने। इसमें अगर कहें तो 5 नाम तुम्हें याद होने चाहिए, पांचों। पहला कौन था? ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, उसके बाद रजिया सुल्तान, फिर नासिरुद्दीन महमूद और फिर बलबन, जिनके नाम इतिहास में लिखित में हैं, जिन्होंने काम किए हैं। अगर खिलजी कहें तो 2 ही हैं, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के बाद जो ये 2 नालायक टाइप के आए, एक अपने आप को कह रहा है मैं ही खलीफा हूं और एक कह रहा है मैं पैगंबर का सेनापति हूं, जो अप्रैल से सितंबर तक रहा। ये इकलौता हिंदू है जिसने मुसलमान के रूप में अपना धर्म बदला और हिंदू इंडियन होने के बाद, इंडियन मुसलमान होने के बाद राज किया, वरना ये सारा राज या तो तुर्कों ने किया या अफगानों ने किया। ठीक है, अब तक तुम जितना समझ गए हो उसमें ये मान लो कि अब दिल्ली के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, दिल्ली सल्तनत के राजाओं के पास। राजा बदलेंगे पर चीजें थोड़ी बदलेंगी। अब वो जो पहले कभी लाहौर राजधानी थी, इल्तुतमिश उसको दिल्ली लाया था, और धीरे 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 बढ़ते 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 इन्होंने ऐसी बेल्ट बनाई। फिर हमने पढ़ा अलाउद्दीन ने राजस्थान की बेल्ट भी ले ली, फिर हमने पढ़ा गुजरात अभियान भी कर लिया, फिर हमने देखा देवगिरी अभियान भी कर लिया, और ये बेल्ट बढ़ते बढ़ते ऐसे इतनी बड़ी बन गई। यहां तक इसका पूरा कामकाज चल गया। साउथ की तरफ से अगर बात करें तो देखो काकतीय वंश, वारंगल और होयसल, पांड्य, कालीकट, इन्होंने यहां से पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब जो अगली